जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। बिहार में अदानी को जमीन देने का मामला सिर्फ एक सामान्य औद्योगिक सौदा नहीं है, यह लोकतंत्र, जनता और सत्ता के रिश्ते की असलियत को सामने लाता है। खबर आई कि अदानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 प्रति वर्ष की दर से 33 साल की लीज पर दी गई है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। ₹1 में तो आज पटना या दिल्ली में चाय का कप तक नहीं मिलता और यहाँ हजारों एकड़ जमीन किसी उद्योगपति को सौंप दी गई। यह सवाल उठना लाजिमी था कि आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए या ये एक उद्योगपति के लिए। सरकार का कहना है कि बिहार को बिजली की बेहद जरूरत है। राज्य में लंबे समय से बिजली की समस्या रही है, उद्योग ठप पड़े हैं, गांवों में अंधेरा रहता है, किसान मोटर नहीं चला पाते, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। सरकार का तर्क है कि इस स्थिति से निकलने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है और अदानी ने सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया, इसलिए उसे यह प्रोजेक्ट दिया गया। कागज पर यह सब ठीक लगता है, लेकिन असली सवाल यही है कि यह इस सौदे का लाभ आखिर मिलेगा किसको? क्या यह वास्तव में जनता के लिए फायदेमंद होगा या यह सिर्फ अदानी के पक्ष में बना हुआ एक सौदा है? अगर जमीन ₹1 की दर से दी गई है तो यह औने पौने दाम पर संस्थान को सौंपने जैसा है। इस सौदे पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरोप लगाया गया कि किसान को सही मुआवजा नहीं मिला, बाग बगीचों की गिनती और कीमत का आकलन ठीक ढंग से नहीं हुआ और यह सब प्रक्रिया जनता से पूछे बगैर कर दी गई। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। टेंडर निकाला गया, बोली लगी और अदानी ने सबसे कम दर पेश की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों हर बार सबसे कम बोली अदानी ही लगाते हैं और हर बार वही जीत जाते हैं? क्या यह संयोग है या एक पैटर्न? बीजेपी और अदानी के रिश्तों की चर्चा देश भर में होती रही है। पिछले दशक में बार बार देखा गया कि हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक, कोयला खदानों से लेकर बिजली प्रोजेक्ट्स तक अदानी का नाम सामने आया। विपक्ष ने बार बार यह आरोप लगाया कि सत्ता और अदानी का रिश्ता गहरा है। इस रिश्ते ने अदानी को लगातार लाभ पहुंचाया और बिहार की यह जमीन उसी पैटर्न का हिस्सा लगती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल किसानों की स्थिति का है। बिहार का किसान पहले से ही गरीब रहा है, उसके पास जमीनें छोटी हैं, 2 बीघा, 5 बीघा, कभी कभी 1-2 एकड़। उसी से परिवार चलता है, उसी से बच्चों की पढ़ाई होती है, शादी ब्याह उसी से होता है। वह भी जमीन छीनी जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। सरकार कहती है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह मुआवजा इतना है कि किसान कहीं और जमीन खरीद सके? क्या वह इतना है कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए? ज्यादातर रिपोर्ट यही कहती है कि मुआवजा बहुत कम है, इतना कम कि उससे शहर में झोपड़ी तक नहीं खरीदी जा सकती। रोजगार का वादा भी इसी तरह खोखला लगता है। कहा गया कि निर्माण के दौरान 10 से 12 हजार अस्थायी रोजगार और बाद में 3,000 स्थायी रोजगार मिलेंगे, लेकिन अस्थायी रोजगार का मतलब दिहाड़ी मजदूरी, ठेके के अधीन काम करना और प्रोजेक्ट पूरा होते ही छटनी। अस्थायी रोजगार तकनीकी होगा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, और बिहार का सामान्य किसान परिवार इससे बाहर ही रहेगा। गांव का बेटा जिसकी जमीन गई, इंजीनियरिंग कॉलेज कभी नहीं गया है, मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, तो उसे यह रोजगार कभी मिलेगा ही नहीं। यह रोजगार भी बाहर से आए लोगों के पास ही जाने वाला है। यानी गांव का मालिक मजदूर बन जाएगा और बाहर से आए लोग मालिक बनेंगे। यही है विकास का असली सच। अब बात हम पर्यावरण की करेंगे। विपक्ष का दावा है कि इस जमीन पर लाखों पेड़ थे। भले ही यह संख्या विवादित हो, लेकिन यह निश्चित है कि हजारों लाखों पेड़ काटे जाएंगे। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे मिट्टी से बंधे होते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, बरसात को लाते हैं, पक्षियों और जानवरों का घर होते हैं। जब इतने पेड़ काटे जाएंगे तो इलाके की जलवायु बदल जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, पानी सूख जाएगा। थर्मल पावर प्लांट को भारी मात्रा में पानी चाहिए। यह पानी पास की नदियों से लिया जाएगा। गांवों के कुएं सूख जाएंगे, तालाब खाली हो जाएंगे, खेत भी सूख जाएंगे। बिजली तो बनेगी, लेकिन किसान प्यासा मरेगा। इसके बाद धुआं आएगा। कोयले से चलने वाला पावर प्लांट सल्फर, कार्बन और राख से भरपूर धुआं छोड़ेगा। आसमान काला होगा, बच्चे अस्थमा से बीमार होंगे, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होगी, मिट्टी धीरे धीरे जहरीली होगी। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट का अनुभव हमारे सामने है। वहां बिजली बनती है, लेकिन गांव अंधेरे में रहते हैं, लोग बीमारियों से जूझते हैं। वही कहानी बिहार में भी दोहराई जाएगी। मीडिया की भूमिका यहाँ बेहद संदिग्ध है। बड़े चैनलों ने इस मुद्दे को महज विपक्ष के आरोप और सरकार के बयान तक सीमित कर दिया। कोई जमीनी रिपोर्टिंग नहीं हुई,
किसी चैनल ने जाकर यह नहीं दिखाया कि किसानों के खेत कैसे खाली हो रहे हैं, बाग कैसे उजड़ रहे हैं, पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी बड़े विज्ञापन दाता हैं। जब वही कंपनी चैनलों को विज्ञापन देती है तो चैनल उसके खिलाफ खबर आखिर चलाएंगे क्यों? यही कारण है कि मीडिया चुप है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन जनता जानती है कि सत्ता बदलने पर वही विपक्ष भी उद्योगपतियों के साथ खड़ा होगा। यही राजनीतिक सच है। जनता निराश है क्योंकि हर पार्टी चुनाव के समय जनता की बात करती है, लेकिन सत्ता में आते ही उद्योगपतियों के साथ खड़ी हो जाती है। बिहार की यह कहानी महज एक औद्योगिक प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि किस तरह सत्ता, पूंजी और जनता के बीच का रिश्ता अब बदल चुका है। एक तरफ सरकार जनता से कह रही है कि यह प्रोजेक्ट राज्य के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन असली सवाल जनता पूछ रही है, अगर यह विकास है तो इसका असली लाभ हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिहार बिजली संकट से दशकों से जूझ रहा है। आजादी के बाद से ही बिहार का ढांचा कभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। बिहार में उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए और राज्य सिर्फ किसी पर निर्भर रह गया। लेकिन कृषि के लिए भी बिजली की जरूरत है। पंप चलाने हैं, सिंचाई करनी है, लेकिन बिजली का इंतजाम नहीं है। बिहार के गांवों में आज भी लंबे समय तक बिजली की कटौती होती है। ऐसे में सरकार यह तर्क देती है कि अडानी का यह प्रोजेक्ट राज्य को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि रोशनी, इतिहास बताता है कि जहां बड़े बड़े पावर प्लांट बनते हैं वहां बिजली का सबसे कम फायदा उसी इलाके की जनता को मिलता है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की कहानियां यही कहती हैं। वहां खदानें भी हैं, पावर प्लांट भी हैं, लेकिन वहां के गांव अंधेरे में रहते हैं। बिजली वहीं जाती है जहां ज्यादा पैसे देने वाले ग्राहक हैं। बड़े शहर, बड़े उद्योग, बड़े उपभोक्ता। गांव वाले की गांव वाले जिसकी जमीन पर यह सब बना, वे सबसे पीछे होते हैं। तो क्या बिहार में भी यही होगा? क्या यहाँ की बिजली दिल्ली, गुजरात और बड़े शहरों में जाएगी, जबकि बिहार के गांव अंधेरे में अब भी रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह सौदा जनता के साथ अन्याय होगा। इसके साथ साथ पर्यावरणीय संकट का सवाल भी उतना ही बड़ा है। थर्मल थर्मल पावर प्लांट को भारी मात्रा में कोयले की जरूरत होगी। कोयले की ढुलाई होगी, जलाया जाएगा और उसका धुआं पूरे इलाके को ढकेगा। यह धुआं सिर्फ आसमान को काला नहीं करेगा, बल्कि जमीन, पानी और हवा सबको जहरीला बनाएगा। खेतों में राख गिरेगी, पानी के स्रोत प्रदूषित होंगे और धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ क्षमता समाप्त होगी। पिछले अनुभव बताते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के आसपास का इलाका धीरे धीरे बीमारियों का केंद्र बनता जाता है। फेफड़े की बीमारियां, दमा, अस्थमा, कैंसर तक के मामले बढ़ जाते हैं। यह कोई काल्पनिक डर नहीं, बल्कि देश के उन इलाकों की हकीकत है जहां ऐसे प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। इस सौदे में पेड़ों का मामला भी गंभीर है। लाखों पेड़ काटे जाने के आरोप हैं। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले हरे पौधे नहीं हैं, वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार हैं। वे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं, गर्मी को कम करते हैं और पक्षियों व जीव जंतुओं का घर होते हैं। जब लाखों पेड़ एक साथ काट दिए जाएंगे तो इलाके की जलवायु पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। बिहार का यह इलाका पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार को झेल रहा है। कभी बाढ़, कभी सूखा। यहाँ की जिंदगी हमेशा संकट में रही है। अगर ऐसे में लाखों पेड़ काटे जाते हैं तो यह इलाका और असुरक्षित हो जाएगा। अब सवाल है कि सरकार इस पर क्या करती है। सरकार का कहना है कि पर्यावरणीय अनुमति ली गई है, लेकिन यह भी सच है कि अक्सर ऐसी अनुमतियां कागज पर पूरी कर दी जाती हैं। रिपोर्ट बताती है कि आंकड़े दिखा दिए जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जनता को इन रिपोर्ट की सच्चाई पता भी नहीं चलती। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सौदा और भी दिलचस्प हो जाता है। पिछले एक दशक में यह पैटर्न बार बार दिखता है कि बड़े उद्योगपति, खासकर अदानी, हर बड़े सौदे में शामिल होते हैं, चाहे वह हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, कोयला खजाने हो या फिर बिजली के प्रोजेक्ट। अदानी का नाम हर जगह सामने आता है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता और उद्योगपति के बीच गहरा रिश्ता है। सत्ता बदलने पर यह रिश्ता भी बदल जाता है। विपक्ष सत्ता में आते ही वही करता है जो सरकार आज कर रही है, इसलिए जनता के लिए कोई वास्तविक विकल्प बचता ही नहीं। मीडिया की भूमिका भी इस पूरे मामले पर बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया ने इस मुद्दे को कभी बड़े पैमाने पर दिखाया ही नहीं। अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपती हैं, डिजिटल पोर्टलों पर चर्चा होती है, लेकिन टीवी चैनलों पर यह मुद्दा गायब क्यों हो जाता है? वजह साफ है। अडानी जैसे बड़े उद्योगपति मीडिया के लिए बड़े विज्ञापनदाता हैं।
जब वही कंपनी चैनलों को करोड़ों रुपए विज्ञापन देती है तो चैनल उसके खिलाफ खबर कैसे दिखा सकते हैं। यही कारण है कि मीडिया ने सिर्फ इसे विपक्ष का आरोप और सरकार के बयान तक ही सीमित कर दिया है। जनता के लिए सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि मीडिया ही जनता और सत्ता के बीच का पुल होना चाहिए। मीडिया को जनता की तकलीफ दिखानी चाहिए। मीडिया को किसानों से पूछना चाहिए था कि उसकी जमीन कैसे गई। मीडिया को यह दिखाना चाहिए था कि पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा, लेकिन मीडिया चुप है और यही चुप्पी इस सौदे को और संदिग्ध बना देती है। बिहार की जनता दशकों से विकास का इंतजार कर रही है, लेकिन हर बार विकास के नाम पर उन्हें धोखा मिलता है। कभी उद्योगों के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर। हर बार कहा जाता है कि राज्य आगे बढ़ेगा, लेकिन असली लाभ जनता तक कभी नहीं पहुंचता और अभी भी वही हो रहा है। अगर विकास का मतलब यही है कि किसानों से उनकी जमीन ले लो और उद्योगपतियों को दे दो, तो यह विकास नहीं है। अगर विकास का मतलब यही है कि पेड़ काट कर चिमनी लगा दो और गांव वालों को धुआं दे दो, तो यह विकास नहीं है। अगर मतलब यही है विकास का कि रोजगार के नाम पर वादे करो और फिर बाहर से लोगों को काम दो, तो यह भी विकास नहीं है। यह सब कुछ जनता से छिपा कर किया जा रहा है। जनता से पूछा तक नहीं जा रहा, ग्राम सभाओं में चर्चा नहीं हो रही, पंचायत में बहस नहीं हो रहा, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के हर फैसले में शामिल होना, लेकिन यहाँ जनता को बाहर कर दिया गया है। यह सौदा हमें यह बताता है कि राजनीति और पूंजी का रिश्ता कितना मजबूत हो चुका है। सत्ता में बैठा हर दल उद्योगपतियों के साथ खड़ा होता है। विपक्ष आज सवाल उठा रहा है, लेकिन कल अगर वह सत्ता में आएगा तो वही करेगा जो आज सरकार कर रही है, और यही कारण है कि जनता के पास कोई अब विकल्प बचता नहीं। जनता के पास सिर्फ एक ताकत है, सवाल पूछने की ताकत। अगर जनता सवाल पूछेगी तो नेता और उद्योगपति जवाब देने को मजबूर होंगे। अगर जनता चुप रही तो धीरे धीरे उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, उनका पानी छीना जाएगा, उनकी हवा छीनी जाएगी और उन्हें प्रदूषण और अंधेरा मिलेगा। बिहार में जमीन अदानी को दिए जाने की कहानी अब सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रह गया है। यह उस पूरे ढांचे की तस्वीर है जिसमें सत्ता और पूंजी एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। जनता हाशिए पर धकेल दी गई है। लोकतंत्र में जनता का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन असल में फैसले जनता से छिपाकर किए जाते हैं। और जब फैसले इतने बड़े हों कि उसमें हजारों एकड़ जमीन और करोड़ों लोगों के भविष्य का मामला शामिल हो, तब भी जनता को अनदेखा कर दिया जाता है। यह सौदा दिखाता है कि किस तरह सरकारें निवेश के नाम पर जनता की जमीन, जंगल और पानी तक को औने पौने दामों पर बेच देती हैं। राज्य सरकार कह रही है कि बिहार को बिजली की जरूरत है और अदानी सबसे कम दाम पर बिजली देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि सबसे कम दाम जनता के लिए कितना सस्ता साबित होगा। क्या बिजली का बिल वास्तव में घटेगा या फिर वही होगा जो पहले से होता रहा है। जनता को बिजली महंगी ही मिलेगी और लाभ उद्योगपतियों के जेब में जाएगा। इतिहास गवाह है कि बिजली प्रोजेक्ट का फायदा हमेशा उन जगहों पर हुआ है जहां पैसा है। गांव आज भी अंधेरे में है। बिहार के गांवों में आज भी लोग जनरेटर से बिजली लेते हैं। जिनके पास पैसे हैं वे इन्वर्टर और बैटरी लगाते हैं। गरीब लोग अंधेरे में ही रात को काटते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2400 मेगावाट का यह पावर प्लांट बनने के बाद क्या हालात बदल जाएंगे। बहुत संभावना है कि हालात वैसे ही रहेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट लगाने वाले उद्योगपति का लक्ष्य लाभ कमाना होता है, ना कि सामाजिक न्याय करना। वह बिजली वहां बेचेगा जहां से उसे ज्यादा दाम मिलेगा। अगर दिल्ली, गुजरात या बड़े शहर ज्यादा दाम देंगे तो बिजली वहां जाएगी। बिहार के गांव फिर भी अंधेरे में रहेंगे। और अगर बिहार की जनता को बिजली मिली तो क्या वह वाकई सस्ती होगी? यह सवाल किसी के पास नहीं। तो साथियों, सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। आखिर में लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।